जिस इंसान के मन में ये चाह होती है कि मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ, वही इंसान है जो कुछ बड़ा कर सकता है। नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। आज की इस कक्षा के अंदर हम प्रारंभ करने जा रहे हैं सहायक आचार्य हिंदी हेतु जो अरस्तु का विरेचन सिद्धांत है, वो इस कक्षा के अंदर हम देखेंगे और हम प्रयास करेंगे कि सहायक आचार्य जो परीक्षा है हिंदी होने वाली है, उससे पूर्व जितने ज़्यादा टॉपिक मैं आपको करवा सकूं, बिल्कुल आसान भाषा में, जितने ज़्यादा टॉपिक में आपको करवा सकूं, टू द पॉइंट आसान भाषा में परीक्षा उपयोगी कंटेंट आपको उपलब्ध करवा सकूं, बिल्कुल निःशुल्क रूप से, उतना मैं आपको करवाऊंगा। आज की इस प्रथम कक्षा में हम बात करेंगे अरस्तु का विरेचन सिद्धांत, जिसमें शाब्दिक अर्थ भी देखेंगे, विरेचन की व्याख्या क्या होती है उसका भी विश्लेषण करेंगे और विरेचन के विषय में विद्वानों ने क्या क्या कथन कहे हैं, क्या क्या बातें कही है, उनकी भी चर्चा है जो करेंगे। इस कक्षा की जो पीडीएफ वगैरह कैसे क्या मिलेगी, वीडियो के बीच में या वीडियो के आखिर में आपको देखने को मिल जाएगी। प्रारंभ करते हैं अरस्तु का विरेचन सिद्धांत। अरस्तु का विरेचन सिद्धांत, विरेचन सिद्धांत को प्रारंभ करें उससे पहले एक कथन देख लेते हैं, कुछ बात देख लेते हैं। क्या कि प्लेटो ने काव्य पर आरोप लगाया था। प्लेटो ने काव्य पर यह आरोप लगाया था कि काव्य जो है हमारी वासनाओं का दमन करने के स्थान पर उनका पोषण करता है। कि काव्य क्या है, हमारी वासनाओं का दमन करने की जगह क्या करता है, उनका पोषण करता है और उनको बढ़ाता है। लेकिन अरस्तु जो है उनका मत, उनकी बात इससे थोड़ी इतर है, भिन्न है। क्या वे ये तो मानते हैं कि काव्य मानवीय वासनाओं का दमन नहीं करता है, पोषण ही करता है, पर वे यह स्वीकार नहीं करते कि वह अनैतिक भावनाओं को बांटता है। वो ये तो बात जो अरस्तु साहब ये कहते हैं कि काव्य जो होता है वो मानवीय वासनाओं का दमन नहीं करता, पोषण ही करता है, ये बात तो मैं स्वीकार करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन ये बात है जो मैं स्वीकार नहीं करता कि अनैतिक भावनाओं को वो उभारता है। जबकि प्लेटो सीधा सीधा कहता है कि काव्य जो होता है वासनाओं का दमन करने की जगह उनको क्या करता है, बढ़ाता है, पोषण करता है, उभारता है। ठीक है, अब प्रारंभ करते हैं विरेचन। भैया आपसे परीक्षा में सीधा सीधा सवाल आ जाए कि विरेचन शब्द मूलतः अर्थ क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है या फिर कहाँ से निकला है। तो विरेचन शब्द मूलतः है कैथारसिस का हिंदी अनुवाद है। ठीक है, ये भी आ सकता है सवाल, विरेचन शब्द किसका हिंदी अनुवाद है तो किसका, कैथारसिस का हिंदी अनुवाद है, जिसका अर्थ हो जाएगा रेचन, परिशुद्धि या फिर निष्कासन। बिल्कुल परिशुद्ध कर देना, विरेचन माने परिशुद्ध कर देना, जो भी विकार वगैरह है उनको हटा देना, मिटा देना। यह शब्द चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि विरेचन शब्द किस शास्त्र से संबंधित है, चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है विरेचन शब्द। रेचक औषधियों द्वारा शारीरिक विकारों को शरीर से निकालकर शरीर को शुद्ध करने की क्रिया क्या कहलाती है, विरेचन। हम चिकित्सा शास्त्र से इस शब्द का संदर्भ और व्याख्यायित करें तो रेचक औषधियों द्वारा शारीरिक विकारों को, जितने भी शारीरिक विकार शरीर में, उनको निकालकर शरीर को शुद्ध करने की क्रिया क्या कहलाती है, विरेचन कहलाती है। ये विरेचन शब्द का और है जो शाब्दिक अर्थ है जो स्पष्ट यहाँ पर हो जाता है। और साहित्य पर विरेचन लागू करने का श्रेय भी अरस्तु को ही है। सवाल आ सकता है बिल्कुल आसान सा कि साहित्य पर विरेचन लागू करने का श्रेय किसको जाता है, तो उत्तर क्या कर दोगे आप, अरस्तु कर दोगे। जैसा कि मैंने कहा कि बिल्कुल आसान भाषा के अंदर है जो मैं विरेचन को समझाऊंगा। आगे देखिए, आगे और हम विरेचन को व्याख्यायित करें तो अरस्तु ने विरेचन सिद्धांत के द्वारा दुखांत नाटकों की मीमांसा की। सवाल परीक्षा के अंदर बिल्कुल बन सकता है इसी प्रकार से कि अरस्तु ने विरेचन सिद्धांत के द्वारा किस प्रकार के नाटकों की मीमांसा की। तो वहाँ पर सुखांत आ जाएगा, दुखांत आ जाएगा, दोनों आ जाएगा, कोई नहीं। तो आपको करना दुखांत नाटकों की मीमांसा की विरेचन सिद्धांत के द्वारा। ठीक है, अगली बात, यूनान में, और ये विरेचन सिद्धांत कहाँ से आगे बढ़ा, यूनान में सुखांत नाटकों की अपेक्षा दुखांत नाटकों की रचना अधिक हुई। यद्यपि इन नाटकों में करुणा और भय के मनोविकारों का प्रदर्शन किया जाता था। इन दुखांत नाटकों की जो विवेचना हुई, जो खेले गए वहाँ पर रचना हुई, तो इनमें क्या था, करुणा और भय के मनोविकारों का प्रदर्शन है जो शो किया जाता था। फिर भी दर्शक इन्हें देखना पसंद करते थे। क्यों?
उसने दुखांत नाटकों की मीमांसा करते हुए विरेचन के सिद्धांत की कल्पना की। किसने? अरस्तु ने दुखांत नाटकों की मीमांसा करते हुए विरेचन के सिद्धांत की कल्पना की। और जो करुणा और भय के मनोविकारों का प्रदर्शन किया जाता था इन नाटकों के अंदर, फिर भी दर्शक इन्हें देखना क्यों पसंद करते थे वो हम आगे चर्चा करेंगे। अरस्तु का मत था, अरस्तु का मानना था ये कि यदि करुणा और भय हमारे मन में एकत्र होते रहे तो फिर वो क्या हो जाएंगे? हानिकारक हो जाएंगे। यानी कि एक तो करुणा और एक किसी बात का भय, ये अगर बहुत ज़्यादा भर जाएगी, सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता, करुणा, भय, ये बहुत ज़्यादा एकत्र हो जाएंगे तो वे हानिकारक हो जाएंगे। हम बात बात पे है जो डरने लग जाएंगे, बात बात पे थोड़े से कोई छल भी कर रहा है जिसके अंदर पीड़ा नहीं है, फिर भी पीड़ा का वो प्रदर्शन कर रहा है, छल कर रहा है, तो भी हम बहुत दुखी हो जाएंगे करुणा की, यार क्या हो गया। तो ये सब हानिकारक है। दुखांत नाटकों में कृत्रिम रूप से हमारी करुणा और भय की भावनाओं को निकास का अवसर मिलता है। जो प्रदर्शित जब किया जाता है इनको, तो एंड ऑफ नाटक के हमें पता लगता है कि नहीं ये चीज़ है, तो वो धीरे धीरे करुणा और जो भय है वो धीरे धीरे अपने मन से है जो निष्कासित होते चले जाते हैं, धीरे धीरे भावनाओं का निकास का अवसर मिल जाता है। ठीक है, आगे देखिए। ट्रेजेडी शब्द आता है विरेचन के साथ में ही। तो ट्रेजेडी को हम समझें तो ट्रेजेडी क्या है? एक क्रिया है जो हमें करुणा और भय की भावना जागृत करके भावनाओं को बाहर निकालने का मार्ग प्रस्तुत कर देती है। ट्रेजेडी यही है एक तरीके से घटना, एक प्रकार क्रिया कह दो कि इनमें जो करुणा और भय की भावना जागृत होती है, इससे कोई घटना घटी तो उससे करुणा और भय की भावना जागृत हुई और भावनाओं को बाहर निकालने का मार्ग है जो प्रस्तुत कर देती है कि बाहर कैसे निकलना। जर्मन काव्यशास्त्री हुए हैं एक, कौन? लेसिंग। इन्होंने 18वीं शताब्दी के दौरान ही कहा था, बताया था कि सामान्य जनों के मन में, जो आम जन है उनके मन में भय और करुणा है जो कभी कम और कभी अधिक मात्रा में होती है। सामान्य जन जो है, आम जन जो है, वो उनके मन के अंदर जो भय का वातावरण है या भय की जो वृद्धि है और जो करुणा की वृद्धि कभी तो कम होती है और कभी जो ज़्यादा होती है, कभी कम कभी ज़्यादा। परंतु ट्रेजेडी के दर्शन से उनकी भावनाएं संतुलित है जो हो जाती है, कम ज़्यादा होती रहती है। लेकिन जब इस प्रकार के नाटक, इस प्रकार की जो घटनाएं घटित होती है, उससे क्या उनके जो कम ज़्यादा होने वाली स्थिति है वो थोड़ी सी बैलेंस में आने लग जाती है। वो बहुत सारी ऐसी घटनाएं देख लेते जिनमें भय वाला माहौल हो नाटकों में या उन घटनाओं में, तो फिर एक टाइम पर आके लगता है कि नहीं ठीक है, वो उससे भयाक्रांत होना है जो बंद कर देता है, तो बैलेंस में आ जाता है वो। तो ट्रेजेडी के दर्शन से उनकी भावनाएं संतुलित है जो हो जाती है। ये जर्मन काव्य शास्त्रीय लेसिंग ये मानते हैं इस बात को। एक F.L. लूकस नाम के विद्वान है, इन्होंने तो विरेचन के सिद्धांत का विरोध ही कर दिया भाई साहब। तो ये ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है कैसे कि विरेचन के सिद्धांत का विरोध किया है। वहाँ पे 3 ऐसे विद्वानों जो सिद्धांत से कोई मतलब ही नहीं रखते और वहाँ पर F.L. लूकस दे दे। तो इन्होंने विरेचन के सिद्धांत का क्या किया? विरोध किया और माना कि हम नाटक देखने इसलिए नहीं जाते कि मनोवेगों को निकाल दें, जो मनोविकार उनको निकाल दें, अपितु तो इसलिए जाते हैं कि उनको अधिक मात्रा में प्राप्त करें। ये कहते हैं लूकस महोदय। तो वहाँ ऊपर कहा जाता है कि हम मनोविकारों को बैलेंस कर देते हैं, उनके निष्कासन के लिए हम देखने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर F.L. लूकस बिल्कुल विपरीत बात करते हैं, विरोध करते हुए कहते हैं कि भैया हम नाटक देखने इसलिए नहीं जाते कि मनोवेगों को निकालते, मनोविकारों को निकालते, अपितु तो इसलिए जाते हैं कि उनको अधिक मात्रा में प्राप्त करें। तो ये बात है जो परीक्षा में पूछी जा सकती है इस प्रकार से कथन कि हम नाटक देखने इसलिए नहीं जाते कि मनोवेगों को निकालते हैं, अपितु तो इसलिए जाते हैं कि उनको अधिक मात्रा में प्राप्त करें। कथन किसका है? तो आप ध्यान में रखना F.L. लूकस महोदय का यह कथन इस प्रकार पूछा जा सकता है। जो भारतीय आलोचक है, इन भारतीय आलोचकों ने इस बात का, इस प्रश्न का उत्तर दिया कि वो क्यों जाते हैं क्यों नहीं जाते हैं। ठीक है, कि दुखांत आनंददायक क्यों होता है? उनके अनुसार इसके 2 कारण हैं। भारतीय आलोचक, परीक्षा में यह सवाल आ सकता है कि भारतीय आलोचकों ने दुखांत जो नाटक है या दुखांत जो घटना है उसको आनंददायक क्यों कहा जाता है, इसके 2 कारण बताएं। तो पूछा जाए कितने कारण बताएं? 2 कारण बताएं। पहली बात में देखिए कि काव्य के द्वारा हमारी आत्मा का विस्तार तथा दोष दृष्टि के साथ एकात्मक संबंध स्थापित होता है। काव्य के द्वारा आत्मा का विस्तार होता है और हमें चीज़ें एक्सप्लोर होती है।
और ऐसी अवस्था में मानव जो है सुलभ सहानुभूति के कारण दूसरे के भाव का भी है जो दूसरे के भाव भी आनंद उत्पन्न करते हैं। ऐसी अवस्था में जो वहाँ पर घटित हुआ जा रहा है, जो भावनाएं प्रकट की जा रही है, वहाँ से जो सहानुभूति के कारण भाव भी जो आनंद उत्पन्न करते हैं। कहीं ऐसा होता है ना कि कहीं सिंपैथी गेन करने वाले होते हैं जिनके जीवन में वाकई में है जो कुछ ऐसा घटित हो गया है, फिर अब वो लोगों को बताते हैं तो लोग उनको क्या करते हैं, थोड़ा सा सांत्वना देते हैं, सहानुभूति देते हैं, तो उसमें भी उनको क्या मिलता है, आनंद मिलता है। तो बात है। अगला जो दूसरा बताए इन्होंने रीजन कि नाटक देखने से हमारे सामाजिक भाव की जो तृप्ति होती, पात्रों से हमारा संबंध अपने पराये के भेद से हटकर मानवता का है जो हो जाता है। नाटकों में इस प्रकार से व्याख्यायित किया जाता है, प्रकट किया जाता है कि कोई पीड़ित है, कोई करुणा का पात्र है, तो फिर उसको कोई दूसरा मदद करता है, तो अपने पराये का भेद हटकर मानवता, उसमें इंसानियत है जो जाग जाती है, इंसानियत का भाव उसमें होता है। और इस अवस्था में हृदय को जो अनुभूति होती है वह अलौकिक अनुभूति है जो होती है। अतः सामान्य अनुभूति से विलक्षण तथा सदैव आनंददायक होती है। करुण रस प्रधान नाटकों को देखने में आनंद की अनुभूति का यही है जो कारण है, मतलब किसी की मदद करके क्यों अच्छा फील हो रहा है। अब यहाँ पर यह परीक्षा में पूछे जाने लायक सवाल बन सकता है और पहले भी पूछा गया है। क्या अरस्तु के बाद के विद्वानों ने विरेचन शब्द की व्याख्या 3 संदर्भों में की? तो सवाल आ जाए, अरस्तु के परवर्ती विद्वानों ने विरेचन शब्द की व्याख्या निम्न में से नहीं की या की है? तो पहली व्याख्या की उन्होंने धर्म परक व्याख्या। अरस्तु के परवर्ती विद्वानों ने पहली व्याख्या किस प्रकार की? धर्म परक। पहली उन्होंने की धर्म परक व्याख्या की, दूसरी उन्होंने की नीति परक, इस प्रकार से विरेचन को लिया, और तीसरी उन्होंने की कला परक। टू द पॉइंट तीनों को थोड़ा थोड़ा देखेंगे। धर्म परक, नीति परक और कला परक, ये इस प्रकार से व्याख्या की अरस्तु के बाद के विद्वानों ने विरेचन शब्द की। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है और दूसरा नवसृजन क्लासेज नाम से भी अपना टेलीग्राम चैनल है। नवसृजन क्लासेज नाम से अपना यूट्यूब चैनल भी है जिस पर जीके की फ्री क्लासेज चलती है, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल दोनों ज्वाइन कर लीजिएगा। पहला आता है धर्म परक अर्थ। इसके अकॉर्डिंग विरेचन का अर्थ हो जाएगा बाह्य विकारों की उत्तेजना और उनके शमन द्वारा आत्मा की शुद्धि और शांति। बाह्य विकारों की उत्तेजना, धर्म परक कोई चीज जो उत्सव हो रहा है, जो नाटक में व्याख्यात किया जा रहा है, तो उसमें बाह्य विकार जो उनकी उत्तेजना, उनको बढ़ाना, और उनके शमन द्वारा आत्मा की शुद्धि और शांति, ये धर्म परक चीजों से हमें देखने को मिलेगा। ठीक बात। आगे देखिए, नीति परक अर्थ में क्या हो जाएगा? में मनोविकारों की उत्तेजना द्वारा विभिन्न अंतर्वर्तियों का, नीति परक बिल्कुल एक नैतिक दृष्टिकोण रखते हुए विभिन्न अंतर्वर्तियों का समन्वय करते हुए मन की शांति और परिष्कृति पर है जो बल दिया जाता है। किसी को अच्छे से उपदेश देके, नीति परक उपदेश देके, मनोविकारिक उत्तेजना और विभिन्न जो अंतर्वर्तियां, अंतःकरण की जो वृत्तियां हैं, उनका मैं बैलेंस करते हुए, समन्वय करते हुए मन की शांति और परिष्कृति पर बल दिया जाता है। शांति पर साथ साथ क्या, किस पे? परिष्कृति पर बल दिया जाता है कि ये चीजें हैं जो निकलती जाए, शुद्धिकरण इसका होता जाए इन चीजों का। कलापरक अर्थ में हम देखें तो कलापरक अर्थ में विरेचन के 2 पक्ष हैं। सीधा सीधा परीक्षा में सवाल पूछा जा सकता है क्या कि कलापरक अर्थ में विरेचन के कितने पक्ष हैं? तो ध्यान रखना 2 पक्ष हैं। कौन कौन से? एक तो अभावात्मक पक्ष और दूसरा भावात्मक पक्ष। अभावात्मक और भावात्मक। बात करते हैं पहले की। पहला जो अभावात्मक पक्ष है, इसमें क्या कि मनोवेगों के उत्तेजन के पश्चात, जब मनोवेग बाहर निकल रहे होते हैं, उनमें उत्तेजना आ रही होती है और बढ़ रहे होते हैं, तो मनोवेगों के उत्तेजन के बाद में उनके शमन से उत्पन्न मनः शांति उसका अभावात्मक पक्ष है, जबकि इसके उपरांत उत्पन्न कलात्मक परितोष उसका भावात्मक पक्ष है। ठीक है बात। आप तो विशेष तौर से अभावात्मक और भावात्मक इन 2 शब्दों को ध्यान में रखिएगा। साथ ही ये भी ध्यान में रख लीजिएगा, अपने जो एप्लीकेशन है नवसृजन क्लासेज नाम से, अपने एप्लीकेशन भी है, प्ले स्टोर से जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड हिंदी का सुपर 100 बैच चल रहा है। फर्स्ट ग्रेड हिंदी का सुपर 100 बैच चल रहा है। तो जो भी साथी
केवल फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना चाहता है या आपके कोई साथी मित्र हैं तो उनको आप बता सकते हैं। नवसृजन क्लासेज प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर हिंदी का सुपर 100 बैच चल रहा है फर्स्ट ग्रेड का, ठीक है, तो ज्वाइन कर सकता है। आगे देखिए, कुछ विद्वानों के कथन है, मत हैं विरेचन के विषय में, तो ये भी सीधे सीधे कोटेशन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण और पूछे भी गए हैं। प्रोफेसर बूचर एक विद्वान होते हैं, इनके विरेचन में इनका बड़ा है जो योगदान रहा है। तो प्रोफेसर बूचर का मत है कि ट्रेजेडी का कर्तव्य कर्म केवल करुणा या त्रास के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम प्रस्तुत करना नहीं है, इनसे एक सुनिश्चित कलात्मक परितोष प्राप्त करना है, इनको कला के माध्यम में डालकर परिष्कृतता स्पष्ट है जो करना है। ये कौन कहते हैं? प्रोफेसर बूचर कहते हैं। वहीं डॉक्टर देवीशरण रस्तोगी की मान्यता क्या है? रस्तोगी जी कहते हैं कि विरेचन से अरस्तु का मंतव्य निश्चय ही भावावेगों के किसी न किसी प्रकार के विरेचन से था। रस्तोगी जी कहते हैं, देवीशरण रस्तोगी, कि विरेचन का जो अरस्तु का जो विरेचन सिद्धांत था, उनका मंतव्य इसमें यह था कि जो भावावेग है, जो भाव है, उनका किसी न किसी प्रकार से विरेचन, उनकी शुद्धिकरण हो, जो मनोविकार है। ट्रेजेडी को देखकर व्यक्ति जिस मनस्थिति में आता है वह आवेगों के विरेचन की ही देन है, शांत चित्त और आवेगों के दबाव से है जो मुक्त होना। ये देवीशरण रस्तोगी की मान्यता है। ये कहते हैं। प्ले स्टोर से नवसृजन क्लासेज ऐप इंस्टॉल कर सकते हो आप। एक प्रोफेसर गिलबर्ट महोदय भी हैं, गिलबर्ट मरे भी। प्रोफेसर गिलबर्ट मरे क्या कहते हैं? इनकी मान्यता यह है, इनकी मान्यता क्या है कि विरेचन का मूलार्थ क्या है? कि विरेचन का मूल अर्थ जो है ना, वो बाह्य उत्तेजना और अंत में उसके शमन द्वारा आत्मिक शुद्धि और शांति। बहुत अच्छी बात है, या यूं कहें कि बहुत अच्छा कथन है। गिलबर्ट मरे का ये कथन पूछा जा सकता है। क्या कहते हैं गिलबर्ट मरे? ये कहते हैं कि बाह्य उत्तेजना, ऊपर लिखा हुआ है लेकिन इसलिए लिख रहा हूं कि आपको याद हो जाए, बाह्य उत्तेजना और अंत में उसके शमन द्वारा आत्मिक शुद्धि, शमन द्वारा क्या हो जाएगी? आत्मिक शुद्धि और शांति। ये इसका मूल अर्थ बताते हैं। किसका? विरेचन का। कौन? गिलबर्ट मरे। तो ध्यान में रखिएगा गिलबर्ट मरे साहब की बात को भी आप। आगे देखिए, डॉक्टर एस गुप्त ने, जर्मन विद्वान है एक, वॉनरेज, इनका उल्लेख करते हुए कहा है कि अरस्तु के विरेचन सिद्धांत की इन्होंने मानसिक व्याख्या की है। यह भी परीक्षा में सवाल पूछा जा सकता है कि डॉक्टर एस गुप्त ने जर्मन विद्वान कोलरेज का उल्लेख करते हुए अरस्तु के विरेचन सिद्धांत की मानसिक व्याख्या की है। तो परीक्षा में क्या सवाल आएगा? किस विद्वान ने जर्मन विद्वान वॉनरेज का उल्लेख करते हुए विरेचन सिद्धांत की मानसिक व्याख्या की है? डॉक्टर एस गुप्त ने की है। ठीक है। उनके अनुसार मानव मन से अनेक मनोविकार वासना रूप में स्थित होते हैं। ये कहते हैं, मानसिक व्याख्या करते हुए गुप्त साहब कहते हैं कि मानव मन में अनेक मनोविकार जो होते हैं वासना रूप में स्थित होते हैं। ठीक बात। और उन्हें संतुलित करना वांछनीय है, दमित करना नहीं। उन्हें संतुलित करना तो जरूरी है, दमित करना नहीं। ये बात कहते हैं गुप्त साहब। मानसिक व्याख्या करते हैं, मेंटली एक्सप्लेनेशन। करुणा और त्रास के मनोभाव दुखद होते हैं। करुणा और त्रास के जो मनोभाव होते हैं वो दुखद होते हैं। त्रासदी यानी ट्रेजेडी देखकर पहले तो ये भाव उद्वेलित होते हैं और उसके बाद में उपशमित हो जाते हैं। प्रेक्षक त्रासदी देखकर मानसिक शांति का अनुभव करता है। प्रेक्षक जो होता है प्रकट करने वाला, वो त्रासदी देखकर मानसिक शांति का सुखद अनुभव करता है, क्योंकि दुखद भावों का दंश है जो समाप्त हो जाता है। करुणा और त्रास, दुखद भाव, ये भी पूछा जाए दुखद भाव हैं करुणा और त्रास। यहाँ विरेचन के विषय में ये संकलित किए गए हैं। आगे देखिए, हम आखिर में चलें, बिल्कुल बाइंड अप करें विरेचन को। तो
विरेचन सिद्धांत की मानसिक व्याख्या का अर्थ हो जाएगा मनोविकारों की उत्तेजना के बाद उद्वेग का शमन और तजन्य मानसिक विशुद्धता जिससे भावात्मक रुग्णता दूर है जो हो जाती है। यह मानसिक व्याख्या हो जाएगी विरेचन सिद्धांत की। नगेंद्र साहब का कथन भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ये भी पूछा गया पहले। नगेंद्र ने केवल अभावात्मक पक्ष को ही है जो स्वीकार किया है। तो पूछ लिया जाए नगेंद्र ने विरेचन के किस पक्ष को स्वीकार किया, तो अभावात्मक पक्ष को ही नगेंद्र साहब ने स्वीकार किया, यानी कि भावात्मक पक्ष को स्वीकार नहीं किया। आगे हम देखें तो नगेंद्र साहब की मान्यता है कि विरेचन में कला स्वाद का सहज अंतर्भाव नहीं है। कला स्वाद का सहज अंतर्भाव नहीं होता है। विरेचन के द्वारा नवीन दृष्टि भी प्राप्त होती है और मन शांति भी, किंतु उन दोनों को कला स्वाद तक खींच लाना गलत है। यह विरेचन के मंतव्य से सर्वथा बाहर की वस्तु है। उनका कथन क्या है कि विरेचन कला स्वाद का, यहाँ सीधा सीधा कोटेशन पूछा जा सकता है कि विरेचन कला स्वाद का साधक तो अवश्य है, उसकी कला की जो स्वाद है उसका साधक तो अवश्य है, परंतु विरेचन में कला स्वाद का सहज अंतर्भाव नहीं है। अतएव विरेचन सिद्धांत को भावात्मक रूप देना कदाचित न्याय नहीं है। तो भावात्मक रूप का इन्होंने समर्थन नहीं किया है, अभावात्मक पक्ष का ही है जो समर्थन किया, स्वीकार किया डॉक्टर नगेंद्र ने। चलिए साहब, वस्तुतः विरेचन की कलापरक व्याख्या के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। निश्चय ही विरेचन का सिद्धांत अरस्तु द्वारा प्रतिपादित एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसे दुखांत नाटक मीमांसा पर जो पर्याप्त प्रकाश डाला है। दुखांत नाटक मीमांसा पर्याप्त प्रकाश डाला है किसने? अरस्तु के विरेचन सिद्धांत ने। ये बात भी परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो ये थी अपनी विरेचन की कक्षा। प्ले स्टोर से नवसृजन क्लासेज ऐप इंस्टॉल कीजिए। यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड का बैच भी चल रहा है, टेस्ट सीरीज वगैरह भी मिल जाएगी आपको देखने को। कवि आदि गणेश ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। जीके की फ्री क्लासेज के लिए आप नवसृजन क्लासेज को ज्वाइन कर लीजिए। कवि आदि गणेश हिंदी और नवसृजन क्लासेज नाम से अपने 2 टेलीग्राम चैनल है, उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, बाकी आप सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। और PDF वगैरह यहीं आपको देखने को मिल जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को साझा कीजिएगा ताकि और बंधु भी जुड़कर लाभ है जो ले सकें। फिर मिलता हूँ।